हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए, तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कुछ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को डिफाइन किया था हमने। हाँ, सेंटेंस फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है वो देखा था हमने। और सेंटेंस के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया था आपको, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जिनके बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता। और फिर लास्ट में हमने हेडिंग डाली थी बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, है ना। इंग्लिश में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो पांच पैटर्न्स पर बने होते हैं। उन पांच पैटर्न्स को हम कहते हैं द 5 बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। तो हमने उन पैटर्न्स को लिखा था। अब हम उन पैटर्न्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन, एक एक करके, कि वो पैटर्न किस तरह का होता है और उसमें सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत सारे हमारे जो डाउट्स होते हैं सेंटेंस के पैटर्न और स्ट्रक्चर को लेकर के, वो ये पढ़ने के बाद दूर हो जाएंगे। काफी हद तक बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पैटर्न हमने लिखा था वो था ये एस प्लस वी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये एक ऐसा पैटर्न है, मतलब इस पैटर्न का सेंटेंस जो बनेगा वो एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें दो चीजें होंगी सिर्फ, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सब्जेक्ट और एक वर्ब, है ना। मतलब ये इंग्लिश का सबसे बेसिक पैटर्न है। आप इससे छोटा सेंटेंस नहीं बना सकते, आप इससे ज्यादा सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि ये दो चीजें तो कम से कम हर सेंटेंस में होनी ही चाहिए, है ना। तो मैं इस पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, कुछ सेंटेंसेस जो इस पैटर्न के एग्जांपल्स हैं। जैसे ही शाउट्स, वो चिल्लाता है। दे लाफ्ड, वो लोग हंसे। वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं। द ट्रेन हैज लेफ्ट, ट्रेन रवाना हो चुकी है। ये जो चार सेंटेंस मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, ये चारों एस प्लस वी के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? एस प्लस वी के, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो इसमें देखो ही शाउट्स, इसमें ही सब्जेक्ट है, शाउट्स वर्ब है, वो चिल्लाता है, ही शाउट्स। दूसरा जो सेंटेंस है दे लाफ्ड, वो लोग हंसे। इसमें ये जो दे है ये है सब्जेक्ट, लाफ्ड इज द वर्ब। ठीक है, जब आप कहते हैं वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, तो इसमें वी सब्जेक्ट है और ये वाला जो पार्ट है आर वेटिंग, ये है वर्ब। वी आर वेटिंग, हम वेट कर रहे हैं। द ट्रेन हैज लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी है, रवाना हो चुकी है। इसमें द ट्रेन ये है सब्जेक्ट और हैज लेफ्ट ये वर्ब है। द ट्रेन हैज लेफ्ट, वो ट्रेन जा चुकी है। अब एक बात और हमें समझनी है, देखो इन चारों ही सेंटेंसेस का अगर पैटर्न देखा जाए, इफ वी टॉक अबाउट द पैटर्न, तो इन चारों का पैटर्न एक ही है। ये चारों सेंटेंस एक ही पैटर्न के हैं, एस प्लस वी के। लेकिन इन चारों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर एक नहीं है, स्ट्रक्चर अलग अलग है इन चारों का। अब स्ट्रक्चर एक अलग चीज होती है, पैटर्न एक अलग चीज होती है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पैटर्न की, स्ट्रक्चर की नहीं। इन चारों ही सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। स्ट्रक्चर अलग है लेकिन पैटर्न सेम है। स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो टेंस के साथ बदलता रहता है। जैसे ही सेंटेंस का टेंस चेंज करोगे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस, अब जो भी हमने पहले ग्रामर पढ़ रखा है, जितना भी हमें पहले ग्रामर का नॉलेज है, हम बता सकते हैं कि ये चारों सेंटेंस किस टेंस के हैं। हाँ, पहला सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब आप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। हाँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। दूसरा वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है दे लाफ्ड, ये है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का जब आप स्ट्रक्चर बताते हो तो ऐसे बताते हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तीसरा वाला जो सेंटेंस है वी आर वेटिंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
इसका जब आप स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर, हाँ, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जिससे पता चलता है कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लास्ट वाला जो सेंटेंस है चौथा, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब टेंस हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल जो हमें पहले नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, उसको ही काम में ले रहे हैं हम। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इन चारों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं। इन चारों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर अलग हैं, लेकिन पैटर्न इन चारों का एक ही है। तो अब आप समझ गए होंगे एक बात कि स्ट्रक्चर टेंस के साथ चेंज होता है, पैटर्न टेंस के साथ चेंज नहीं होता। हाँ, पैटर्न में तो सिर्फ इतना देखना है हमें कि सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें हैं, सेंटेंस में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब वो वर्ब कौन से टेंस की है, कौन सी फॉर्म उसमें यूज हुई है वर्ब की, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। पैटर्न का इस बात से कोई लेना देना नहीं। पैटर्न में तो सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। और यहां वर्ब से, वी से हमारा मतलब क्या है? यहां वी से हमारा मतलब है वर्ब फ्रेज। पैटर्न में जब आप कहते हो ना एस प्लस वी, तो एस प्लस वी में वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज का मतलब होता है ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब साथ में है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को हम एक साथ देखते हैं और उसको हम एक वर्ब फ्रेज बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब ही है, तो भी उसको वर्ब फ्रेज ही कहेंगे, वीपी, वर्ब फ्रेज, है ना। वर्ब फ्रेज का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब है, दो हैं, जितनी भी हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। और अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जो वर्ब है मेन वर्ब, वो वर्ब फ्रेज है ना। तो मतलब यहां हमें सिर्फ मेन वर्ब को देखना है। किसको? मेन वर्ब को। उस मेन वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर साथ में हेल्पिंग वर्ब है तो वो उस मेन वर्ब का उस वर्ब फ्रेज का हिस्सा है। अगर मेन वर्ब के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब है भी, हाँ, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ब फ्रेज, वो उस वर्ब फ्रेज का पार्ट है। हमें उन दोनों को मिला करके एक वी गिनना है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को हमें एक साथ जो है वी से रिप्रेजेंट करना है। वी का मतलब वर्ब फ्रेज, है ना। तो तभी ये चारों सेंटेंस एस प्लस वी के हो पाएंगे, है ना। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो, जब आप स्ट्रक्चर को देखते हो, तो स्ट्रक्चर में तो फिर एक एक चीज देखते हो खोलकर। भी सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी ये वाली, उसके साथ मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब इस फॉर्म में होगी। जैसे देखो ये सब्जेक्ट के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। तो वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ये चीजें पैटर्न में मायने नहीं रखती, स्ट्रक्चर में रखती हैं। पैटर्न में आप समझ जाइए इस बात को, हमें सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस में कौन से एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, वर्ब फ्रेज, तो वो एस प्लस वी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एस प्लस वी का। तो ये चारों ही सेंटेंस एस प्लस वी के एग्जाम्पल्स हैं। ये पहला पैटर्न है, बेसिक, सबसे पहला पैटर्न। अब बात करते हैं दूसरे सेकंड पैटर्न की। जो हमारा सेकंड पैटर्न है वो है ये एस प्लस वी प्लस ओ। अब एक और एलिमेंट जुड़ जाता है इसमें, ओ। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब के अलावा एक ऑब्जेक्ट भी होता है। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? हाँ, ऑब्जेक्ट होता क्या है? अब जैसे ये सेंटेंस है, He went there last Friday। ये एक सेंटेंस है, He went there last Friday। अब आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट और वर्ब तो आपको दिख रहे हैं, आपको पता है कौन सा है, लेकिन बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? भाई इसमें सब्जेक्ट है ही, वर्ब है वेंट, ये तो ठीक है, मालूम है हमें। ऑब्जेक्ट
क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं? पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जो लिखा है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं? क्या क्या वर्ब के बाद आने वाली हर चीज ऑब्जेक्ट कहलाती है? कुछ भी वर्ब के बाद लिखा आप उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे क्या? हाँ, इसका जवाब है ना, नहीं। वर्ब के बाद आने वाली हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती। Whatever comes after the verb is not an object. ठीक है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस सेंटेंस हैज नो ऑब्जेक्ट। ये देयर और लास्ट फ्राइडे ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है। दिस सेंटेंस हैज नो ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना? तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट? अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट फिर होता कैसा है? देखिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने का, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक बड़ा आसान तरीका है। आपको अगर पता लगाना है कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट वो वर्ब के बाद, सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट का या होम का आंसर होता है। किसका आंसर होता है? व्हाट का या होम का आंसर। हाँ, व्हाट का मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या, होम का मतलब किसे, क्या किसे, क्या किया और किसे क्या दिया, किसे। ये दो क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए आप सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे कि वर्ब के बाद व्हाट का आंसर मिल रहा है क्या, या होम का आंसर मिल रहा है क्या। अब देखिए इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस में आप कह रहे हो कि वो वहां पिछले शुक्रवार को गया था, है ना? तो इस सेंटेंस में दो क्वेश्चंस के आंसर हैं। वो वहां कब गया था और कहां गया था। पिछले शुक्रवार को वो कहां गया था, वेयर का आंसर है इसमें। और दूसरा सवाल ये बन सकता है कि वो वहां कब गया था पिछले शुक्रवार को। तो इस सेंटेंस में एक तो वेयर का आंसर है, दूसरा व्हेन का। ये वाला जो आंसर है ना देयर, ये किसका आंसर है? वेयर का। और ये आंसर किसका है? व्हेन का। When did he go there? He went there last Friday. Where did he go last Friday? He went there last Friday. कहां गया था? वहां। कब गया था? लास्ट फ्राइडे को, है ना? तो where और when का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर आपको अपने सेंटेंस में where का आंसर मिल रहा है और when का आंसर मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है क्या? what का आंसर, whom का आंसर। जैसे देखो ये सेंटेंस, He bought a bouquet. बुके, फूलों का गुलदस्ता। उसने एक बुके खरीदा। He bought a bouquet, है ना? तो अभी सेंटेंस में देखो, ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, बाय की सेकंड फॉर्म खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। उसने क्या खरीदा? ही बॉट व्हाट। व्हाट डिड ही बाय? ही बॉट अ बुके। तो इसमें ये जो है ना फ्रेज अ बुके, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों है ये ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये व्हाट का आंसर है। क्या खरीदा उसने? उसने एक बुके खरीदा। व्हाट डिड ही बाय? ही बॉट अ बुके। हाँ, तो अ बुके जो है ये आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सीधा सा। इसी तरह से शी एट ऑल द मैंगोज, है ना? पढ़िए सेंटेंस को, शी एट ऑल द मैंगोज। उसने वो सारे आम खा लिए। तो इसमें देखिए व्हाट का आंसर है क्या? उसने क्या खाया? व्हाट डिड शी ईट? शी एट व्हाट? शी एट ऑल द मैंगोज। तो इसमें शी हो गया सब्जेक्ट, एट हो गई वर्ब, ऑल द मैंगोज ये ऑब्जेक्ट है। क्यों है ये ऑब्जेक्ट? व्हाट का आंसर है इसलिए। क्या खाया? व्हाट डिड शी ईट? शी एट ऑल द मैंगोज, है ना? व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से ये सेंटेंस, ही किल्ड his enemies. He killed his
enemies. उसने अपने दुश्मनों को मारा, उसने अपने दुश्मनों को मार डाला, है ना। तो इस सेंटेंस में आप बता रहे हैं कि उसने किसे मारा। ही सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है। ही सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है। ही किल्ड whom? ही किल्ड what? नहीं, ही किल्ड whom did he kill? किसे मारा उसने? उसने मारा अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को। तो ये his enemies जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्यों है ये ऑब्जेक्ट? ये whom का आंसर है इसलिए, है ना। तो देखो बहुत आसान तरीका है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का। ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद या तो व्हाट का आंसर होगा या फिर whom का आंसर। अगर व्हाट का आंसर, whom का आंसर अपने सेंटेंस में आपको मिल रहा है तो वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है। और किसी चीज को ऑब्जेक्ट नहीं कहते। वेयर और व्हेन के आंसर को ऑब्जेक्ट नहीं कहते, व्हाट और whom के आंसर को ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो ये तीनों ही सेंटेंस इस पैटर्न के हैं। किस पैटर्न के? SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो मैटर नहीं करता। उसके लिए तो फिर स्ट्रक्चर चेंज होता है, पैटर्न नहीं। पैटर्न का वर्ब की फॉर्म और टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं, है ना। अगर मैं ये कहूं he will sell his house, वो अपना घर बेचेगा। he will sell his house. he will teach these children, वो इन बच्चों को पढ़ाएगा। तो जब आप कहते हैं he will sell his house, तो इस सेंटेंस में ही होता है सब्जेक्ट, ठीक है। will sell ये वर्ब फ्रेज है, इसमें will हेल्पिंग वर्ब है और sell मेन वर्ब है। ये वर्ब फ्रेज है। he will sell what? क्या बेचेगा, क्या सेल करेगा वो? अपना घर, अपना मकान। he will sell his house, तो his house ऑब्जेक्ट है। क्यों है ये ऑब्जेक्ट? what का आंसर है इसलिए। what will he sell? he will sell his house. what will he sell? he will sell his house. he will teach these children, वो इन बच्चों को पढ़ाएगा। he will teach whom? किसे टीच करेगा, किसको पढ़ाएगा? इन बच्चों को। whom will he teach? he will teach these children. तो ये these children ऑब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि ये whom का आंसर है। किसका आंसर है ये? whom का। तो या तो what का आंसर हो या फिर whom का आंसर हो तो उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। आपको याद हो तो लास्ट क्लास में सब्जेक्ट के बारे में एक पॉइंट हमने लिखा था। मैंने बताया था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वर्ड भी होता है, फ्रेज भी हो सकता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मे बी अ वर्ड और अ फ्रेज, है ना। तो वही बात ऑब्जेक्ट के बारे में भी कही जा सकती है कि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। एक वर्ड, सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है या फ्रेज भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। देखो इन एग्जांपल्स को। इन एग्जांपल्स में ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सारे फ्रेज हैं। शी एट ऑल द मैंगोज, उसने वो सारे मैंगोज खाए। ऑल द मैंगोज क्या है? फ्रेज है। हाँ, ही किल्ड हिज एनिमीज, हिज एनिमीज क्या है? फ्रेज है। दीज चिल्ड्रन एक फ्रेज है, हिज हाउस एक फ्रेज है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि Sumit helped me. Sumit helped me. सुमित ने मेरी मदद की। सुमित helped me, तो इसमें देखिए सुमित तो है सब्जेक्ट, helped है वर्ब। ये मी जो है ना, ये whom का आंसर है। सुमित ने किसे हेल्प किया? whom did सुमित हेल्प? सुमित ने हेल्प किसकी की? मेरी। whom did सुमित हेल्प? सुमित हेल्प मी। मी ऑब्जेक्ट है, whom का आंसर है इसलिए, है ना। और दूसरी बात, ये मी एक वर्ड है, फ्रेज नहीं है ना। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्ड है। ऊपर वाले सेंटेंसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो एक फ्रेज है। याद रखने वाली बात है ना ये, कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है। उसी प्रकार से सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है ना। तो इसको तो नोट करना बनता है। द ऑब्जेक्ट मे बी either a word or a phrase,
ऑब्जेक्ट जो है ना सेंटेंस का, एक वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है ना। तो अब आई होप आप ऑब्जेक्ट को तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, गलत चीज को ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। जिन्हें ये बात पहले से पता थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन जिन्हें ये बात पहले से पता नहीं थी, जिनको थोड़ा सा डाउट था, कई लोग ऐसा, मतलब जो बहुत अच्छी स्टडी जिन्होंने किसी कारण से नहीं कर रखी होती ग्रामर की, वो ये सोच रखते हैं कि भाई वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्ट है ना। तो वॉट एवर कम्स आफ्टर द वर्ब इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिन दोस्तों को ये बात पहले से बहुत अच्छे से पता थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, और जिनको नहीं पता थी, उनका एक डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। सेंटेंस देख के बता देंगे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। ठीक है ना। तो व्हाट और whom का आंसर तो चलो मान लिया हमने कि ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर सेंटेंस में व्हाट और whom का ही आंसर हो। इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा था, ये सेंटेंस, ही वेंट देयर लास्ट फ्राइडे, है ना। तो मैंने बताया इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में वेयर का आंसर है, व्हेन का आंसर है, पर व्हाट का आंसर नहीं है, whom का आंसर नहीं है ना। तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है सेंटेंस में, ये बात तो तय है। लेकिन फिर ये क्या है? अगर ये दो चीजें, देयर और लास्ट फ्राइडे, देयर और लास्ट फ्राइडे, ये अगर ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं तो इनको क्या कहा जाएगा? फिर इन्हें भी तो कुछ कहेंगे ना। ये भी तो सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं भाई। जो चीज़ आप अपने सेंटेंस में यूज़ करते हो, जिस चीज़ को भी आप अपने सेंटेंस में बोलते हो, उसका प्रयोग करते हो, लिखते हो, वो एक सेंटेंस का एलिमेंट बन जाता है। इट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ योर सेंटेंस, है ना। तो ये दो चीज़ें, देयर और लास्ट फ्राइडे, ये आपके सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स को यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं कहते तो क्या कहते हैं? ये मेरा सवाल है ना। तो इसका आंसर भी मुझे ही देना है। इन एलिमेंट्स को एडवर्बियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स क्या होते हैं? व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का आंसर। व्हाट और whom का आंसर तो हुआ ऑब्जेक्ट। व्हेन, वेयर, व्हाई का और हाउ का आंसर कब, कहां, क्यों, कैसे। व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहां, व्हाई का मतलब क्यों, और वेयर का मतलब, हाउ का मतलब कैसे। अगर आपके सेंटेंस में इन चार क्वेश्चंस का या इन चार में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर मिले आपको कि कोई काम कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो वो कब, कहां, क्यों और कैसे का जो आंसर है वो कहलाता है एडवर्बियल। क्या कहते हैं उसको? एडवर्बियल, है ना। तो इस एग्जांपल में एक तो था वेयर का आंसर और एक था व्हेन का आंसर। वो वहां कब गया? पिछले फ्राइडे को। वो कहां गया? वहां गया, है ना। तो ये देयर भी एक एडवर्बियल है और लास्ट फ्राइडे भी एक एडवर्बियल है। वेयर एक एडवर्बियल है, लास्ट फ्राइडे भी एक एडवर्बियल है। हाँ, उसको याद रख लेते हैं हमेशा के लिए। एडवर्बियल्स क्या होते हैं? व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का आंसर जो है वो एडवर्बियल कहलाता है। तो एडवर्बियल भी सेंटेंस का एक एलिमेंट है। एडवर्बियल्स जो होते हैं ये भी सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं। और बिल्कुल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह वर्ड और फ्रेज दोनों हो सकते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट के बारे में कहा था कि सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, यही बात ऑब्जेक्ट के बारे में भी कही हमने। तो अब हम यही बात कहेंगे एडवर्बियल के बारे में भी, कि आपके सेंटेंस में जो एडवर्बियल है एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है ना। तो इसको भी नोट करेंगे कि द एडवर्बियल में बी either a word or a phrase, maybe either a word or a phrase. हाँ, जैसे देख लो इस एग्जांपल में, ये देयर तो है एक वर्ड, लेकिन लास्ट फ्राइडे है एक फ्रेज। ये एक वर्ड से बना एडवर्बियल है और ये एक फ्रेज से बना। समय बताने वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना सेंटेंस में, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, ऐसा कोई भी फ्रेज जो समय की जानकारी दे,
टाइम से जुड़ी इंफॉर्मेशन दे, टाइम से रिलेटेड बात कहे, वो एडवर्बियल होता है। व्हेन या व्हेन से मिलते जुलते सवाल, तो व्हेन का मतलब है कब, लेकिन हर बार कब का जवाब नहीं दिया जाता। कई बार हम कहते हैं कब तक, कितनी देर तक, भाई तुम वहां कब गए थे, ये तो हुआ व्हेन। हाँ, तुमने वहां कितनी देर तक इंतजार किया, हाँ तो वो कहेगा मैंने वहां 1 घंटे तक इंतजार किया। तो ये 1 घंटे तक, ये भी एक एडवर्बियल है, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो सेंटेंस में टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है ना, उसको हम एडवर्बियल ही कहते हैं। तुम कब से यहाँ रह रहे हो, कब से, ओके मैं यहाँ जो है 2015 से रह रहा हूँ, तो वो सिंस 2015 वो भी एक एडवर्बियल ही कहलाएगा। ठीक है ना। He comes here every day, वो यहाँ रोज आता है। He comes here every day. He came here for a job interview. He came here for a job interview. He speaks confidently. He speaks confidently. वो कॉन्फिडेंटली बात करता है। अब देखो इन सेंटेंसेस को, आप इन तीनों को, तो जब आप कहते हैं ही कम्स हियर एवरी डे, वो यहाँ प्रतिदिन आता है, वो यहाँ हर रोज आता है, तो इसमें ही तो है सब्जेक्ट, कम्स है वर्ब, ही कम्स वो आता है। कहाँ आता है, यहाँ आता है। कब आता है, कब कब आता है, कितनी बार आता है, हर रोज आता है ना। तो ये हियर एक एडवर्बियल है, क्योंकि ये वेयर का आंसर है। ही कम्स वेयर, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, कब, व्हेन, एवरी डे। तो ये भी एक एडवर्बियल है। लेकिन देखो ये एडवर्बियल 2 वर्ड्स का है, एवरी अलग, डे अलग, दे आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। एवरी डे ये एक फ्रेज है ना, ये एडवर्बियल एक फ्रेज है, जबकि ये एक वर्ड है। एडवर्बियल एक वर्ड भी हो सकता है, हाँ, और एडवर्बियल एक फ्रेज भी हो सकता है। He came here for a job interview, वो यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। He came वो आया था, कहाँ आया था, यहाँ आया था। क्यों आया था, क्यों आया था, फॉर अ जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए। उसके यहाँ आने का पर्पस क्या था, उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, किस काम से आया था, क्यों, वाई, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर अ जॉब इंटरव्यू, है ना। तो वाई का आंसर या पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए आपने सेंटेंस में अगर कोई बात कही है, वो एडवर्बियल है। ये एक एडवर्बियल है और ये भी एक एडवर्बियल है, ये एक फ्रेज है। ये फॉर अ जॉब इंटरव्यू 4 शब्दों का एक फ्रेज है, और ये जो हियर है ये एक वर्ड है ना। तो वही वाली बात आती है बार बार, एडवर्बियल एक वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। हाँ, ही स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वो कॉन्फिडेंटली बात करता है, वो बोलता है, कैसे बोलता है, कॉन्फिडेंटली, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये जो वर्ड है कॉन्फिडेंटली, ये हाउ का आंसर है। किसका आंसर है ये, हाउ का। हाउ डज ही स्पीक, ही स्पीक्स हाउ, कैसे, तरीका क्या है उसके बोलने का, कॉन्फिडेंटली। तो हाउ का आंसर एडवर्बियल। व्हाट का, व्हेन का, वेयर का, व्हाई का और हाउ का आंसर, सॉरी व्हाट का नहीं, व्हेन का, वेयर का, व्हाई का और हाउ का आंसर। कब, कहां, क्यों, कैसे, 4 सवाल याद रख लीजिए। कब, कहां, क्यों, कैसे, इन 4 प्रश्नों का उत्तर, इन 4 क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको अपने सेंटेंस में मिलता हो तो वो एडवर्बियल है। क्या है वो, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, एडवर्बियल है। ना। तो अब अगर हम बात करें पैटर्न की, तो आप जरा देखिए इन तीनों सेंटेंसेस का बेसिक पैटर्न क्या होगा फिर। अगर हम पैटर्न को एनालाइज करें तो इन तीनों सेंटेंसेस का बेसिक पैटर्न कौन सा कहलाएगा। देखिए, इसके लिए एक बात हमें समझनी होगी कि एडवर्बियल जो होता है ना, वो एक सेंटेंस एलिमेंट जरूर होता है। एडवर्बियल को हम बाकायदा सेंटेंस का एक एलिमेंट मानते हैं, लेकिन एडवर्बियल्स जो होता है ना, वो सेंटेंस के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं।
extra, E-X-T-R-A, extra. Now what do you mean by extra? Extra का मतलब क्या? Adverbials are extra elements. नोट करेंगे इस बात को तो adverbials are extra elements in a sentence. किसी भी सेंटेंस में अगर एडवर्बियल है तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है। हालांकि सारे एडवर्बियल्स एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर हमें फ़िलहाल जो बात समझनी है उसके लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि एडवर्बियल्स जो हैं दे आर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त, कोई चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है। हाँ, मेरे पास, मुझे लिखना है, मेरे पास एक पेन है ना, उसमें पूरी इंक है, लेकिन मेरे पास एक और पेन है, तो जो दूसरा पेन है वो मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं किसी को दे सकता हूँ, उसके बिना भी मेरा काम चल जाएगा क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ पेन। हाँ, मुझे अगर 10,000 रुपये की ज़रूरत है, हाँ, और मेरे पास जो है वो 25-30 हज़ार रुपये पड़े हैं, तो 10,000 रुपये के ऊपर जितने पैसे हैं वो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा है ना, तो इसका मतलब उसके बगैर भी काम चल सकता है, उसके बिना भी आपका काम चल जाता है। तो इसलिए एडवर्बियल्स जो होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि एडवर्बियल जो इन्फॉर्मेशन देता है, भाई सेंटेंस का हर एलिमेंट कोई ना कोई जानकारी देता है। सेंटेंस का हर एलिमेंट जो है वो सेंटेंस का मतलब पूरा करने में मदद करता है ना। तो सेंटेंस में जो एडवर्बियल्स होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एक्स्ट्रा होती है। एडवर्बियल के द्वारा दी गई जानकारी एक्स्ट्रा होती है। उस जानकारी के बगैर भी सेंटेंस हो सकता था। अगर वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन आप हटा दो तो भी पीछे सेंटेंस तो बना रहेगा। देखो, आप प्रूव करते हैं इसको। ही कम्स हियर एवरी डे, वो यहाँ रोज आता है। एवरी डे को हटा देते हैं, चलो लेट अस रिमूव एवरी डे। एवरी डे को हटाया तो क्या बचा? ही कम्स हियर। तो ये भी तो एक सेंटेंस है। अगर मैं एवरी डे का यूज नहीं भी करता हूँ और मैं कहता हूँ ही कम्स हियर, वो यहाँ आता है, तो ये भी तो एक सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एवरीडे की ज़रूरत नहीं थी। एवरीडे का यूज़ हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया था, ये बताने के लिए कि वो यहाँ कितनी बार आता है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आता है ना। तो इसके बिना भी सेंटेंस तो है ही। चलो एक बार हियर को भी हटा दो, हियर को भी हटा देते हैं। ही कम्स, वो आता है, ये भी एक सेंटेंस है। यानी हियर को हटाने से भी सेंटेंस की हेल्थ नहीं बिगड़ी। हाँ, सेंटेंस में थोड़ा चेंज आया, थोड़ा मीनिंग उसका बदला जरूर, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम हो गई, जितनी इन्फॉर्मेशन पहले दे रहे थे अब कम दे पा रहे हैं, लेकिन सेंटेंस तो है ये, ही कम्स, वो आता है। हिंदी में भी जब आप कहते हो वो आता है, वो आया था, वो आ रहा है, वो आएगा, ये सेंटेंस है ना। तो ही कम्स इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो इन दोनों एडवर्बियल्स के बगैर भी सेंटेंस तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों एडवर्बियल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वो इन्फॉर्मेशन काम की होगी लेकिन एक्स्ट्रा है, वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी लेकिन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब उसके बिना भी काम चल जाता है। इसी तरह से ही केम हियर फॉर अ जॉब इंटरव्यू, वो यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। तो इस फ्रेज को चलो एक बार रिमूव कर देते हैं, फॉर अ जॉब इंटरव्यू। पीछे क्या बचा? ही केम हियर, वो यहाँ आया था। क्यों आया था ये बताना जरूरी नहीं, वो यहाँ आया था, ये एक पूरा सेंटेंस है ना। तो इसको हटाने से सेंटेंस की हेल्थ पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार हियर को भी हटा के देख लो, ही केम हियर, हियर को हटा दो, ही केम, वो आया था, कंप्लीट सेंटेंस है। आपने जगह नहीं बताई कि वो कहाँ आया था, लेकिन आपने ये बताया कि हाँ वो आया था, है ना। तो इन दोनों एडवर्बियल्स के बगैर भी सेंटेंस तो है ही। तो इसका मतलब ये दोनों एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। लेकिन देखो, केम को हटाओ, केम को हटाओगे तो सेंटेंस ही नहीं रहेगा। हाँ, द सेंटेंस विल सीज टू एग्जिस्ट, सेंटेंस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता। तो वर्ब इज नॉट एन एक्स्ट्रा एलिमेंट, वर्ब एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स आर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, है ना। इसी तरह से ही स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, कॉन्फिडेंटली को हटा देते हैं, ही स्पीक्स, वो बोलता है, कंप्लीट सेंटेंस है ना। तो इसलिए हमने क्या कहा, एडवर्बियल्स आर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में एडवर्बियल्स को एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की तरह यूज किया जाता है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप बेसिक सेंटेंस पैटर्न बताते हो ना, बेसिक सेंटेंस पैटर्न में एडवर्बियल को काउंट नहीं करते, गिनते नहीं।
एडवर्बियल को हम उसमें गिनते नहीं, वो किसी भी पैटर्न के साथ जा सकता है। एडवर्बियल का यूज किसी भी पैटर्न के साथ किया जा सकता है ना। लास्ट क्लास में हमने जो 5 पैटर्न्स लिखे थे उसमें आप देखना वापस ए नहीं लिखा था किसी में भी, ए एक्स्ट्रा है, ठीक है। ए को आप किसी भी पैटर्न के सेंटेंस के साथ में काम में ले सकते हो, है ना। जैसे ये एग्जांपल्स देखो, he opened the door at 6 p.m. He bought a new bicycle yesterday. He bought a new bicycle yesterday. He read the letter carefully at home yesterday. पढ़िए जरा इन सेंटेंसेस को एक बार, तीनों को। He opened the door at 6 p.m. उसने 6 बजे दरवाजा खोला, है ना। तो देखो इसमें सब्जेक्ट है ही, हाँ, ओपन वर्ब है। he opened what, क्या खोला उसने, वो दरवाजा खोला। he opened what, the door, तो the door तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब आगे ये जो है ना at 6 p.m. ये when का आंसर है ना, at what time, when, कब दरवाजा खोला उसने, 6 बजे, तो ये एडवर्बियल है। क्या है ये? अब इस सेंटेंस में देखो 3 एलिमेंट्स हैं, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा एक एडवर्बियल है। अब एडवर्बियल को गिनते रहेंगे ना हर बार, तो पता नहीं कितने पैटर्न बनाने पड़ जाएंगे। बेसिक पैटर्न्स तो 5 ही होते हैं, और मैंने आपसे कहा कि हर पैटर्न में, हर पैटर्न के सेंटेंस के साथ आप ए का मतलब एडवर्बियल, है ना। शॉर्ट आप उसको ए लिख सकते हो, ADV लिखने के बजाय ए लिख सकते हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो अगर हम एडवर्बियल को अगर गिनते रहेंगे ना, बेसिक सेंटेंस पैटर्न बदलते रहेंगे एडवर्बियल के आधार पर, तो बहुत सारे पैटर्न हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्बियल्स यूज हो सकते हैं। 3-4 एडवर्बियल्स एक सेंटेंस में आ सकते हैं, है ना। कभी एडवर्बियल सेंटेंस में आगे लगता है, कभी पीछे लगता है ना। और 5 पैटर्न्स हैं, तो ऐसे हर पैटर्न में आप देखोगे एडवर्बियल यूज करके नया नया सेंटेंस बनाते रहोगे तो बहुत सारे पैटर्न हो जाएंगे फिर तो इसलिए हम यही कहते हैं कि बेसिक पैटर्न्स तो 5 हैं। उन 5 बेसिक पैटर्न्स के साथ एडवर्बियल का यूज हम जब चाहें, जिस पैटर्न के साथ चाहें कर सकते हैं, और एडवर्बियल इस कारण से एक्स्ट्रा एलिमेंट कहलाता है। अब देखो, ही बॉट अ न्यू बाइसिकल यस्टरडे, ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, उसने खरीदा, क्या खरीदा, उसने एक नई बाइसिकल खरीदी, अ न्यू बाइसिकल, तो अ न्यू बाइसिकल तो व्हाट का आंसर है, ऑब्जेक्ट है। अब उसने नई बाइसिकल कब खरीदी, यस्टरडे, कल, यस्टरडे क्या है, ये एडवर्बियल है, व्हेन का आंसर है ये, व्हेन डिड ही बाय अ न्यू बाइसिकल, ही बॉट अ न्यू बाइसिकल यस्टरडे। हाँ, इसी तरह से अब ये वाला सेंटेंस देखो, हाँ ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, ही रेड द लेटर, ही रेड, रीड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड पढ़ी जाती है। स्पेलिंग तीनों फॉर्म्स की एक होती है, READ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। स्पेलिंग वही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं रीड, सेकंड फॉर्म को पढ़ते हैं रेड, थर्ड फॉर्म को रेड, रीड, रेड, रेड। तो ही रेड द लेटर, उसने क्या पढ़ा, व्हाट डिड ही रीड, ही रेड द लेटर, उसने लेटर कैसे पढ़ा, केयरफुली, हाउ डिड ही रीड द लेटर, केयरफुली, हाउ का आंसर, कहां पढ़ा, वेयर, अपने घर पर, कब पढ़ा, कल, यस्टरडे। एक हाउ का आंसर, एक वेयर का आंसर और एक
व्हेन का आंसर। देखिए आप इस सेंटेंस में 3 एडवर्बियल्स हैं, कितने? 3। एक हाउ का आंसर है, एक वेयर का, एक व्हेन का। तो इस तरह से एक सेंटेंस में मल्टीपल एडवर्बियल्स, एक से ज्यादा एडवर्बियल्स हो सकते हैं, है ना। अब आप एक एक करके तीनों को हटा के देख लो। अगर मैं इन तीनों एडवर्बियल्स को एक साथ हटा दूं तो फिर भी पीछे सेंटेंस तो रहेगा ना, ही रेड द लेटर, उसने वो लेटर पढ़ा था, है ना। तो इसका मतलब एडवर्बियल के होने या ना होने से सेंटेंस की हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस बना रहता है। तो इसलिए ये एडवर्बियल्स कैसे एलिमेंट्स हैं? एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। इसलिए एडवर्बियल्स को क्या कहते हैं हम? एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। एडवर्बियल्स आर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, है ना। अब अगर बेसिक सेंटेंस पैटर्न की बात करो तो इन तीनों सेंटेंसेस का बेसिक पैटर्न क्या है? SVO, SVO, S प्लस V प्लस O। एडवर्बियल को बेसिक पैटर्न में गिनो मत, हाँ वो है तो है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, अगर आएगा एडवर्बियल तो उसका यूज करते रहेंगे, लेकिन बेसिक पैटर्न बताते समय एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को नहीं गिनते, केवल मेन एलिमेंट्स को गिनते हैं। किसको गिनते हैं? मेन एलिमेंट्स को, ठीक है। मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? और इस तरह से देखो, ये जो 3 सेंटेंस है इनका पैटर्न क्या होगा? ये तीनों सेंटेंस S प्लस V के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एडवर्बियल के अलावा तो 2 ही चीजें हैं, S और V। एडवर्बियल को हम गिन नहीं रहे तो क्या बचा? SV। तो ये तीनों सेंटेंस S प्लस V के एग्जाम्पल हैं, S प्लस V इनका पैटर्न है, बेसिक पैटर्न, और इनका बेसिक पैटर्न है S प्लस V प्लस O। एडवर्बियल्स आर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। एडवर्बियल्स हैं साथ में तो ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं, आगे की बात अगर हम करें तो सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं 2 तरह के होते हैं। सेंटेंस एलिमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सेंटेंस एलिमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है मेन एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स, और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। मेन एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। मेन का मतलब क्या होता है? मेन मतलब मुख्य, प्रमुख, हिंदी में कहें तो जो चीज़ मेन है वो प्रमुख है, उसको आसानी से हटा नहीं सकते, और जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दिया, उसके बिना भी काम चल जाएगा। मेन के बिना काम नहीं चलता, एक्स्ट्रा के बिना काम चल जाता है ना। तो मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मेन एलिमेंट्स होते हैं ये 4, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और एक आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट। C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, SVOC। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बिना या तो सेंटेंस बनेगा नहीं, S और V के बिना तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, और या वो ऐसे हैं कि जिन्हें आसानी से सेंटेंस में से हटा नहीं सकते, जिन्हें सेंटेंस में से रिमूव करना जो है वो सेंटेंस को इनकम्प्लीट कर सकता है। और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं एडवर्बियल्स। मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? SVOC। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एडवर्बियल्स। तो पैटर्न की पहचान हमेशा मेन एलिमेंट से होती है। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, अगर आप ये बताना चाहते हो कि ये सेंटेंस कौन से पैटर्न का है, तो मेन एलिमेंट्स को देखा करो, एक्स्ट्रा को नहीं। मेन एलिमेंट्स देख के मालूम चल जाएगा कि ये कौन सा पैटर्न है। एडवर्बियल तो एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 पैटर्न्स देखे हैं सिर्फ, कौन से? एक तो S प्लस V और दूसरा S प्लस V प्लस O। अब हमें बात करनी है एक तीसरे पैटर्न की, एक थर्ड पैटर्न और है। कौन सा है थर्ड पैटर्न? 5 है वैसे तो, तीसरा पैटर्न ये है S प्लस V प्लस IO प्लस DO। IO DO, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था वैसे कि कभी कभी एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, यू हैव 2 ऑब्जेक्ट्स इन द सेम सेंटेंस। सेंटेंस वही है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट्स 2 हैं। तो जब 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनमें से पहला ऑब्जेक्ट कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट IO, ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट DO। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होता क्या है? वी ऑल नो ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो व्हाट का आंसर या फिर होम का आंसर, है ना। व्हाट का आंसर या होम का आंसर, है ना। तो जब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं
तो दोनों व्हाट के आंसर नहीं होते, दोनों whom के आंसर नहीं होते, उनमें से एक व्हाट का आंसर होता है, दूसरा whom का। कभी भी अगर आपके सेंटेंस में इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों के दोनों व्हाट या whom के आंसर नहीं होंगे, उनमें से एक व्हाट का आंसर होगा, एक whom का, है ना। तो जो whom का आंसर है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो व्हाट का आंसर है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है? अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो जो whom का आंसर है उसको कहना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट का आंसर है उसे कहना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स लेते हैं इसके। She teaches us English. She teaches us English. वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। He gave us good advice. He gave us good advice. उसने हमें अच्छी सलाह दी। I ask him questions. मैं उससे सवाल पूछता हूं। अब देखें इन सेंटेंसेस को, पढ़ें इन सेंटेंसेस को आपको इनमें दो ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे। यू विल फाइंड टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे पहला सेंटेंस है, शी टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है ना। सब्जेक्ट है शी, वर्ब है टीचर्स, वो पढ़ाती है। चलो ठीक है भाई, वो पढ़ाती है। आगे क्या है? किससे पढ़ाती है? हमें। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। शी टीचर्स होम, शी टीचर्स अस, शी टीचर्स अस व्हाट, शी टीचर्स अस इंग्लिश। तो इसमें जो अस है ये होम का आंसर है। किसे पढ़ाती है? हमको पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। शी टीचर्स होम, शी टीचर्स अस, शी टीचर्स अस व्हाट, शी टीचर्स अस इंग्लिश। दो ऑब्जेक्ट्स हुए ना, एक होम का आंसर, दूसरा व्हाट का आंसर, है ना। इसी तरह से ये सेंटेंस है, ही गेव अस गुड एडवाइस, उसने हमें अच्छी सलाह दी। उसने हमें अच्छी सलाह दी। ही गेव, उसने दिया। किसे दिया? हमें दिया। क्या दिया? गुड एडवाइस। ही गेव होम, ही गेव अस व्हाट, ही गेव अस गुड एडवाइस। ही गेव होम, ही गेव अस व्हाट, ही गेव अस गुड एडवाइस। एक होम का आंसर, एक व्हाट का आंसर। इसी तरह से आई आस्क हिम क्वेश्चंस, मैं उससे प्रश्न पूछता हूं, मैं उससे सवाल पूछता हूं। आई आस्क हिम क्वेश्चंस, आई आस्क, मैं पूछता हूं। किसे? आई आस्क होम, आई आस्क हिम, क्या पूछता हूं? आई आस्क हिम व्हाट, आई आस्क हिम क्वेश्चंस, है ना। तो इसमें हिम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चंस जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से कभी कभी सेम सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखने की बात यह है एक और, कि ये डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हम अपनी मर्जी से किसी भी वर्ब को यूज करके नहीं बना सकते। इतनी सारी वर्ब्स इंग्लिश में हैं, कोई भी वर्ब उठा ली और डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस बना लिया। हाँ, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में कुछ खास गिनी चुनी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं, डायट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, वर्ब दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। जिन्हें हिंदी में कहते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया। कर्म कहते हैं ऑब्जेक्ट को हिंदी में, इंग्लिश में जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं हिंदी में उसको कर्म कहते हैं। तो ट्रांजिटिव, सकर्मक, यानी वो वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। A transitive verb takes an object, an intransitive verb doesn't take an object. A transitive verb takes an object. An intransitive verb doesn't take an object. है ना। तो कभी कभी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो दो बार ट्रांजिटिव हो जाती हैं। दो बार ट्रांजिटिव होने का मतलब कि दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो अगर वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक होम का आंसर है, एक व्हाट का, तो ऐसी वर्ब्स को डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई। डाई का मतलब होता है दो, तो ऐसी वर्ब्स कहलाती हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स।
DI, die, die transitive verbs. हाँ, तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो कुछ खास वर्ब्स हैं इंग्लिश की जिन्हें डाई ट्रांजिटिव की तरह यूज कर सकते हो। वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं, एक छोटी सी लिस्ट अगर हम बनाएं उन वर्ब्स की, तो वो एक तो है टीच, किसी को कुछ टीच करना, सिखाना, पढ़ाना, टीच की तरह। गिव, कुछ देना किसी को। आस्क, किसी से कुछ पूछना। टेल, किसी को कुछ बताना। सेंड, किसी को कुछ भेजना। शो, किसी को कुछ दिखाना। हाँ, ऑफर, कोई चीज किसी को ऑफर करना। गिफ्ट, कोई चीज किसी को गिफ्ट में देना। ये कुछ वर्ब्स हैं जो जनरली आमतौर पर SVIODO का सेंटेंस बनाती हैं। SVIODO का सेंटेंस बनाने के लिए आमतौर पर हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं ज्यादातर। ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिन्हें मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे शी टीचेज अस इंग्लिश, इसमें से एक ऑब्जेक्ट हटा दो, शी टीचेज इंग्लिश, कोई बात नहीं, SVO हो जाएगा वो। इंग्लिश हटा दो, शी टीचेज अस, SVO हो जाएगा। तो टीच एक ऐसी वर्ब है जो डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकती है और सिंगल भी, ठीक है ना। आस्क भी ऐसी वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट हटा दो, आई आस्क हिम, आई आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। He will tell us the truth. He will tell us the truth. वो हमें सच बताएगा। I sent him flowers. मैंने उसे फूल भेजे। He showed me the photograph. उसने मुझे वो फोटोग्राफ दिखाया। अब देखो इन सेंटेंसेस को जरा, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ, जब आप कहते हो he will tell us the truth, वो हमें सच बताएगा, तो इसमें सब्जेक्ट है he, वर्ब है will tell, वो बताएगा किससे, he will tell whom, he will tell us, हमें बताएगा। ये whom का आंसर है। क्या बताएगा हमें, he will tell us what, the truth, सच बताएगा वो हमको, he will tell us the truth। तो the truth हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। us जो है वो whom का आंसर है और the truth जो है वो what का आंसर है ना। I sent him flowers, मैंने उसे फूल भेजे। I sent, मैंने भेजा, किसे, उसे। क्या भेजा, flowers। तो flowers डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और him इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। He showed me the photograph, he showed, उसने दिखाया, किसे, मुझे। क्या दिखाया, फोटोग्राफ, the photograph, SVIODO। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे वर्ब्स हैं इस पैटर्न की, वो है एक तो ऑफर। He offered me a job, he offered me a job। किसी को कोई चीज आप देना चाहते हो, ऑफर करना कहते हैं उसको। He offered me a job, उसने मुझे एक जॉब ऑफर किया। उसका अपना बिजनेस, उसकी अपनी कंपनी, उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उसने मुझे एक नौकरी ऑफर की। He offered me a job, है ना। तो इसमें देखिए he सब्जेक्ट है, offered वर्ब है। He offered whom, he offered me, he offered me what, a job। किसे ऑफर किया, मुझे। क्या ऑफर किया, जॉब। गिफ्ट, गिफ्ट एक वर्ब, मैंने गिफ्ट भी तो लिखी है, ऑफर, गिफ्ट, शो, सेंड। गिफ्ट को एज अ वर्ब यूज करोगे तो गिफ्ट का मतलब किसी को कोई चीज उपहार में देना, गिफ्ट करना। हाँ, जैसे ये सेंटेंस है, हिज अंकल गिफ्टेड हिम अ पेन। हिज अंकल गिफ्टेड हिम अ पेन, उसके अंकल ने उसे एक पेन गिफ्ट किया। किसने गिफ्ट किया, अंकल ने। किसे, उसे। क्या गिफ्ट किया, पेन, है ना। तो हिज अंकल तो हो गया सब्जेक्ट, गिफ्टेड हो गया वर्ब। हिज अंकल गिफ्टेड होम, हिज अंकल गिफ्टेड हिम व्हाट, अ पेन। ये SVIODO, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
है ना। तो आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, स्वीप इन हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, कोई डाउट्स नहीं है ना। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में पता होना, क्योंकि हमें जो सेंटेंसेस बनाने हैं, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो अपने सेंटेंस का जो करेक्टनेस है उसको चेक कैसे करेंगे। जब तक हमें सेंटेंस मेकिंग के बेसिक्स नहीं पता है ना, जब तक हमारा खुद का ग्रामर का नॉलेज बहुत साउंड नहीं है, तब तक हम फिर अपने ही एरर्स को, जिसको बोलते हैं सेल्फ करेक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए। सेल्फ करेक्शन मीन्स अपनी गलती को खुद पहचान कर खुद उसको सुधारना, है ना, वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। और हाँ, या तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इंग्लिश बहुत अच्छे से हम जानते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सही सेंटेंस हम ऑलरेडी बना लेते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम लर्न कर रहे हैं, अगर हम लर्नर्स हैं, तो हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस में कोई मिस्टेक ना हो। हाँ, मैंने आपको जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको वो पैटर्न क्वेश्चंस बताए थे ना, तो उसमें बाकायदा क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, इस तरह से किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब एडवर्बियल ठहरा एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो इनमें से किसी भी सेंटेंस के साथ इफ़ यू वांट टू यूज एन एडवर्बियल, आप एडवर्बियल का यूज कर सकते हो। हाँ, जैसे देखो ये सेंटेंस, he showed me the photograph yesterday, he showed me the photograph yesterday, कल उसने मुझे वो फोटोग्राफ दिखाया। his uncle gifted him a pen on his birthday, उसके अंकल ने उसके जन्मदिन पर उसको एक पेन गिफ्ट किया। I sent him flowers that day, उस दिन मैंने उसे फूल भेजे। अब देखिए इन सेंटेंसेस को, इन सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन साथ में देखो यस्टरडे आ रहा है, तो ये एडवर्बियल है। He showed me the photograph yesterday. हाँ, his uncle gifted him a pen. His uncle तो सब्जेक्ट है, गिफ्टेड वर्ब है, उसके अंकल ने गिफ्ट किया, किसे? उसे। क्या गिफ्ट किया? पेन। कब? उसके जन्मदिन पर, उसके बर्थडे पर। ये व्हेन का आंसर है। हाँ, व्हेन का आंसर एडवर्बियल होता है, तो एडवर्बियल यूज कर लिया हमने, दो ऑब्जेक्ट थे सेंटेंस में, साथ में एडवर्बियल यूज कर लिया, तो उससे बेसिक पैटर्न चेंज नहीं होता, बेसिक पैटर्न पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एडवर्बियल जैसा कि हम जानते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट है, उसके बगैर भी सेंटेंस हो सकता है, उसको अगर आप यूज करते हो तो वो सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है। आप ये बता रहे हैं कि कब गिफ्ट किया, बस आई सेंट हिम फ्लावर्स, कब भेजे फूल मैंने उसको? उस दिन, दैट डे, ये एडवर्बियल है। तो एक की जगह आप दो एडवर्बियल्स यूज कर लो, दो की जगह तीन कर लो, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्बियल्स यूज हो सकते हैं, हाँ, मल्टीपल एडवर्बियल्स का यूज आप कर सकते हो। और इस बात को बार बार मैं दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि एडवर्बियल जो है वो किसी भी पैटर्न के सेंटेंस के साथ जा सकता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना। तो अब इन पैटर्न्स को स्टडी करने के बाद हमारे अंदर एक तो ये एबिलिटी आ जानी चाहिए, मतलब ये हमने पढ़ा तो इसके पीछे एम क्या था, अभी दो पैटर्न्स और देखना है हमें, लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें हमने देखी, हाँ, इसको स्टडी करने का, इन तीन पैटर्न्स को स्टडी करने का हमारा एम क्या था? पहला एम ये था कि एक लिखा हुआ सेंटेंस अगर है, ऑलरेडी किसी और का बनाया हुआ सेंटेंस, किसी किताब में कहीं भी, है ना, तो उस सेंटेंस में जो एलिमेंट्स उसने यूज़ किए हैं हमें उनको पहचानना आना चाहिए, हमें पता चल जाना चाहिए ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल है ना। दूसरा, हम जब खुद सेंटेंस बनाएं अपने खुद के, तो हमें पता हो, हमें इस बात का बिल्कुल होश हो कि हमने अपने सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। थोड़े टाइम तक जब आप कॉन्शियस रहोगे इस चीज़ को लेकर के, बाद में अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, गौर करना होता है थोड़े दिनों तक, जब तक अभ्यास प्रैक्टिस नहीं हो जाती अच्छे से, उसके बाद तो चीज़ें अपने आप होती हैं, अपने आप प्रोसेसिंग होती है, इट बिकम्स ऑटोमेटिक। तो जब तक वो चीज़ ऑटोमेटिक ना हो जाए तब तक थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के उसके ऊपर ध्यान देना होता है कि अपने खुद के सेंटेंस बनाते वक्त आपको इस बात का अंदाज़ा रहे कि आपने अपने सेंटेंस में किन किन एलिमेंट्स का यूज़ किया है ना। तो इन तीन पैटर्न्स को तो बहुत अच्छे से वापस देख लीजिएगा आप, ठीक है। और इन पैटर्न्स पर डायरेक्टली कोई एग्जाम में सवाल नहीं बनना है, ये बताओ कौन से पैटर्न का सेंटेंस है, ये तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं
ताकि आगे जो बातें हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं, उन्हें समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो इसके बाद में हम 2 और पैटर्न्स की बात करेंगे अगली क्लास में और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।